हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका थोड़ा कुछ डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा जो पीरियड्स है उसमें जो उसका ट्रेंड्स है वो कैसे है कि पीरियड्स में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? तो हम लोगों को पता है कि पीरियड्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो हम लोगों को पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि जो बाहर वाला आउटर मोस्ट वाला जो सेल है उसको हमें रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए से हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा खींचा हुआ होगा तो उसको जो रिलीज करना है इसके लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर कौन से वाले फैक्टर इफेक्टेड है वो भी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वाला हमारा जो फैक्टर्स है वो है एटॉमिक साइज, फिर सेकेंड फैक्टर में आता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, या तो हम उनको बोल सकते हैं Z। प्रोटॉन जितने ज्यादा होते हैं उतनी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। थर्ड वाला हमारा फैक्टर था सीलिंग इफेक्ट, और फोर्थ वाले फैक्टर में हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ वाला फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ग्रुप में ट्रेंड्स क्या है वो हम लोगों को देखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप में ट्रेंड्स क्या है। फिर बाद में हम सारा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या एक्सेप्शन है वो देखने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सपोज मैं फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट वाला ग्रुप मेरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते नहीं है। हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप इतना सा हो गया। अब जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें एटॉमिक नंबर हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, रुबिडियम में 37 आता है, फिर सीजियम में हम लोग 18 और ऐड करते हैं तो 55 आ जाता है। इतना आप लोगों का क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखूं या तो मैं एटॉमिक साइज के हिसाब से देखूं तो मुझे पता है कि ग्रुप में हम लोग टॉप टू डाउन जाते हैं या टॉप टू बॉटम में हम लोग जाते हैं तो हमारी जो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज हमारी इंक्रीज हो रही है। हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं। फिर थर्ड वाला फैक्टर में मैं देखूं तो मुझे पता है कि लिथियम टू सोडियम में जाती हूँ तो लिथियम में मुझे पता है कि न्यूक्लियस चार्ज में 3 प्रोटॉन है, फिर उनका फर्स्ट वाला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और n=2 वाला जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं लिथियम के बाद सोडियम में जाती हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं देखूं तो एक सेल और ऐड हो जाता है, मतलब कि सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो 1s2, 2s1 है, मतलब कि यहाँ सेल n=1 और सेकेंड वाला सेल n=2 है। बट हम लोग सोडियम में जाते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में करूँ तो ये फर्स्ट वाला सेल है, मतलब कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले सेल में 4th ऑर्बिटल होती है, 2s में 1 ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल है। तो टोटली हमारी जो ऑर्बिटल
ये सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और हमारा n=3 वाला सेल है, उसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक सेल एक्स्ट्रा आ गया, एक सेल ऐड हुआ, वन सेल ऐड हुआ, मतलब कि इनकी एटॉमिक साइज बिग हो गई। एटॉमिक साइज जो लार्ज हो गई, उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ज्यादा है। तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो उसकी साइज इंक्रीज हो गई। जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस से क्या है, बहुत डिस्टेंस में है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोगों को रिमूव करना है, वो हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। कंपैरिजन में मैं देखूं तो सोडियम में जैसे इजीली रिमूव कर सकती हूँ, उससे भी इजीली मैं पोटेशियम से रिमूव कर सकती हूँ। पोटेशियम से रिमूव करती हूँ, उससे इजी वे में मैं रुबिडियम से भी रिमूव कर सकती हूँ। इन शॉर्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, तो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसको हम लोगों को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पता है कि साइज बड़ी हो गई, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है, मतलब कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकती हूँ कि ग्रुप में मैं टॉप टू बॉटम में जाती हूँ तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है वो पता चल गया कि टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो एटम की साइज है वो बढ़ती है। एटम की साइज बढ़ती है, हमारा जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सिल्टिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। मैंने बताया था कि जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो कर्टेन का वर्क करते हैं, तो यहाँ पर कर्टेन बढ़ जाते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो डिक्रीज हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो क्लियर कि ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हम लोगों को पता है कि एटॉमिक साइज और हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हुई तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज और हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिल्टिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। तो क्लियर कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम में हम लोग जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होती है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और हमारा जो न्यूक्लियर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है, हमारा आईपी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है वो पता चल गया, पीरियड्स में भी हमें बताया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या एक्सेप्शन है हम लोगों को पता चल गया। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम आगे चलते हैं कि ग्रुप में और पीरियड्स में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है। क्लियर? तो पहले तो आयोनाइजेशन मेमोराइज क्या करना है आप लोगों को कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो जो मिनिमम एनर्जी
हम लोगों को चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बट कौन से एटम से? आइसोलेटेड एटम, और एटम हमारा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में एटम है और आइसोलेटेड एटम है, मतलब कि उसका किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं है और वो गैसियस फॉर्म में है। उसमें से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकती हूँ। सेकेंड में हम क्या कौन सा टॉपिक याद रखने वाले हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एनर्जी हम लोग ऐड करते हैं, एनर्जी रिमूव होती नहीं है। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। फिर हम लोगों को पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कि फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब जो हमें एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? लेस होती है। सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। थर्ड वाले को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम लोगों को पता है कि ऑलवेज जो E3 होती है वो बड़ी होती है, E2 उससे छोटी और E1 उससे भी छोटी होती है। अब एक्सेप्शन की बात करूँ मैं, पीरियड्स में कौन कौन से एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है? तो मैं पीरियड 2 की बात करूँ, पीरियड 2 और पीरियड 3 की बात करती हूँ। तो पीरियड 2 मेरा कौन सा है? तो मुझे पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। मोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हीलियम की है। क्यों हीलियम की है? तो जो हीलियम हमारा है ना, मैंने अभी भी बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फैक्टर है ना वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर बहुत डिपेंडेड है। तो मैं देखूँ हीलियम में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, मतलब कि टोटली फील्ड ऑर्बिटल है। टोटली फील्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और यहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो कोई आपको SQ में पूछ ले कि हमारा जो पूरा पेरियोडिक टेबल है उसमें विच एलिमेंट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर, ज़्यादा किसकी है? तो हीलियम की। और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे सीजियम की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट JEE नीट में भी आगे MCQ में पूछे हुए क्वेश्चन है कि मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? तो हीलियम की। और लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? तो सीजियम की। पूरे पेरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ। क्यों सीजियम की है वो मैं बाद में बताती हूँ। अभी हीलियम की क्यों मोस्ट है, मोर है, वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोगों ने सीख लिया है कि एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है, तो हमारी जो आरपी है वो इंक्रीज होती है, वो हम लोगों को पता है। तो मतलब कि उसका जो ट्रेंड्स है वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? सबसे कम किसकी है? तो लिथियम की। लिथियम के बाद बेरिलियम की, बेरिलियम के बाद बोरॉन की, बोरॉन के बाद कार्बन की, कार्बन के बाद नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की। क्लियर? तो मतलब कि लिथियम में से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बेरिलियम से करना है तो ज़्यादा, बोरॉन में उससे भी ज़्यादा, कार्बन में उससे भी ज़्यादा, नाइट्रोजन में इससे भी ज़्यादा। बट यहाँ पर
एक्सेप्शन कुछ है, ये तो हमारा जनरल ट्रेंड हो गया कि जनरली ऐसा ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि पीरियड्स में हम लोग F2 राइट जाते हैं तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। बट रियल ट्रेंड्स उसका कुछ ऐसा है कि बेरिलियम की ज़्यादा, बोरॉन की कम, फिर कार्बन आ जाता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। या तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकती हूँ, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ओके, नियॉन तो हम नहीं लेते तो भी चलता है क्योंकि वो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है और ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैस। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? जनरल ट्रेंड ऐसा है कि बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? बेरिलियम की ज़्यादा है। यहाँ पर नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, बट यहाँ पर भी उल्टा है। तो ये दो एक्सेप्शन पीरियड्स में क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर बहुत इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं देखूँ, एक चीज़ याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज ज़्यादा होती है। क्यों? तो यहाँ पर मैं देखूँ कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। यहाँ पर बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 है। तो मुझे पता है कि ये टोटल फील्ड ऑर्बिटल है और ये वाली जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो एनर्जी ज़्यादा दूंगी मतलब कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी मुझे पता है कि नाइट्रोजन का 7 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है और यहाँ 1s2 2s2 2p4 है। तो क्या होगा? यहाँ पर भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये दो एक्सेप्शन पीरियड्स में है क्योंकि फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर अफेक्टेड है। पीरियड्स 3 में भी ऐसा होता है, पीरियड्स 3 में भी सेम एक्सेप्शन है कि लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम आएगा, सोडियम के बाद यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये वाला एक्सेप्शन है वो पीरियड 3 में भी फॉलो हो रहा है। तो क्लियर, पीरियड्स में क्या एक्सेप्शन है वो क्लियर हो गया। फिर हम ग्रुप में एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रुप में एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है। हम लोगों को पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी आई जो है, इसको आई भी मैं बोल सकती हूँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से। तो जो हमारी आई है वो डिक्रीज होती है। बट ग्रुप 13 की मैं बात करूँ तो ग्रुप 13 में हमारे एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। ग्राफ के हिसाब, जनरली ट्रेंड के हिसाब से मैं देखूँ तो वो डिक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पर Z और यहाँ पर I लेती हूँ तो जो ग्रुप 13 वाले कुछ एलिमेंट्स हैं ना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ ऐसी आती है कि सब बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर फिर गैलियम, गैलियम के बाद यहाँ पर इंडियम और हेलियम।
तो मैं उसका जो ऑर्डर लिखती हूँ तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, बोरॉन की हुई, फिर गैलियम की हुई, सॉरी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोरॉन की हुई। बोरॉन के बाद यहाँ पर मैं देखती हूँ तो ये हमारा एक नंबर कुछ याद रखना है आपको कि 1 5 3 2 4। तो बोरॉन के बाद हमारी गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बोरॉन के बाद हमारे इंडियम की आती है। जनरल ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए कि डिक्रीज हो रही है, मतलब कि सबसे ज्यादा बोरॉन की, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की, गैलियम के बाद इंडियम की और इंडियम के बाद थैलियम की होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम और इंडियम की तो लेस है, मतलब कि ऐसा बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा बोरॉन की है, बोरॉन के बाद हमारे थैलियम की आएगी, थैलियम के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की आती है, गैलियम के बाद इंडियम की आती है और एल्यूमिनियम की लास्ट में आ जाती है। तो जो हमारा ट्रेंड है वो कुछ ऐसा होगा। एक्सेप्शन ये है कि 13 वाले जो ग्रुप है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हम लोगों को बोल दे तो डिक्रीज होती है, पर सबसे ज्यादा किसकी है, बोरॉन की। बोरॉन के बाद ये थोड़ा बीच में ऐसे नीचे आता है, मैंने थोड़ा ड्रॉ ऐसे कर दिया, ऐसे आता है। तो सबसे ज्यादा बोरॉन की होती है, ग्राफ कुछ ऐसा है कि बुक में नहीं दिया है। सबसे ज्यादा बोरॉन की है, बोरॉन के बाद थैलियम की आती है, थैलियम के बाद गैलियम की आती है, गैलियम के बाद इंडियम और सबसे एल्यूमिनियम की है। तो जो ग्रुप में एक्सेप्शन था, क्यों एक्सेप्शन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी रीजन में सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि यहाँ से d ऑर्बिटल ऐड होती है इसलिए, और यहाँ पर जो लैंथेनॉइड सीरीज हमारी आती है इसकी वजह से ये जो जनरल ट्रेंड है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। और एक एक्सेप्शन हमारा ग्रुप 14 में भी है, बट ग्रुप 14 में इतना कुछ लैंथेनॉइड सीरीज इफेक्टेड नहीं है। ग्रुप 14 में हमारा आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो ग्रुप 14 का जो ट्रेंड लिखूं तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से कुछ ऐसा होगा, कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन की उससे कम जर्मेनियम की, उससे कम टीन की और उससे कम लेड की। यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेंड बदलता है, सिर्फ लेड आगे आ जाता है और एसएन, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनॉइड सीरीज इतनी इफेक्टेड है नहीं। तो ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है वो क्लियर हो गया। तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें पीरियड्स में और ग्रुप में एक्सेप्शन है। सबसे मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, तो हीलियम की, और लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की है। क्यों सीजियम की है, तो हमें पता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो सबसे लेस सीजियम की होती है। फ्रांसिन जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इसलिए हम उसको नहीं लेते। क्लियर, आपकी बुक में थोड़े ग्राफ वो कुछ दिए हैं कि ग्रुप 1 में और पीरियड 2 में और ग्रुप 1 में कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है। हमने एक्सेप्शन भी देखा है तो हम लोगों को पता है कुछ ऐसा है कि हमारा पीरियड सेकेंड वाला पीरियड। तो आपकी बुक में जो ग्राफ रिलेटेड दिए है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड में कैसी है उसका ग्राफ कुछ दिया है। ये ग्रुप 13 के लिए उसका ग्राफ ऐसा है, ग्रुप 13 का
अब सेकेंड वाला जो पीरियड है उसमें ये Z वर्सेस हम लोग हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ले रहे हैं। पता है कि लिथियम की कम है, फिर बेरिलियम की है, फिर बोरॉन की कुछ ऐसे नीचे रखी हुई है, फिर बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में कुछ ऐसा है, फिर फ्लोरीन की आयन। तो बोरॉन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। फिर आपका फर्स्ट वाला ग्रुप जो है उसका कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है कि Z वर्सेस हमारी I डिक्रीज होती है तो लिथियम से कम सोडियम की, सोडियम से कम पोटेशियम की, रुबीडियम की, सीजियम की। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। बट कोई बार आपको एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कुछ आपको दिया नहीं है कि ये फर्स्ट वाली सेकेंड वाली, तो हम लोगों को फर्स्ट वाली ही समझना है। बट फर्स्ट सेकेंड इसका वेरिफिकेशन दिया है तो उस हिसाब से हम लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो लिखना है। फर्स्ट वाला बोला हो तो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला बोला हो तो सेकेंड वाला। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो अब सपोज आपको कोई क्वेश्चन कर ले कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो हम लोगों को पता है कि IE1 नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। बट आपको IE2 पूछ ले तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। क्यों? तो जब O- बन जाता है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 हो जाती है, नाइट्रोजन जैसी हो जाती है। तो आप लोगों को ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्लियर, यहाँ पर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो खत्म हो गई।